Hello students, welcome back to the channel and once again we are here with our UPPCS अभ्यास सेट 3। तो अभी आज से हम तो अपना UPPCS का प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। आई नो कि आप लोगों को रेगुलर अभी वीडियोस नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि मैं अभी कोई ट्रैवल कर रही हूँ, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट जैसे चीज़ें सेट होती हैं आपको यहाँ पर भी कॉन्टीन्यूसली आपके सेट्स मिलते जाएंगे। पर अभी वैसे सेट आपको करवा रही हूँ, आप उनको प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में हमारे पास प्राकृतिक वनस्पति दी गई है और सूची 2 में हमारे पास क्षेत्र दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो हमारे पास 4 वनस्पति हैं, अधिपादप, बबूल, बोबाब या देवदार। आपको मिल बताना है कि कौन सी कहाँ पे पाई जाती है। 5 सेकंड आपके पास है इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। उसके बाद तो मैं भी बताऊंगी ऑब्वियसली, जैसे कि मैं बताती हूँ। तो चलिए मैं बताती हूँ इस प्रश्न को। अधिपादप मिलता है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। बबूल मिलता है सहारा क्षेत्र में। बोबाब मिलता है सवाना और देवदार मिलता है भूमध्य सागर में। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आपका ऑप्शन सही हो गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 22वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के द्वारा श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी प्रबंधन में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 43A। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में हमारे पास निम्न 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में अनन्य अधिकारिकता प्राप्त है। इसका कारण है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। ऑप्शन हमारे पास है कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका ऑप्शन सही है ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता के संबंध में अनन्य आधिकारिकता प्राप्त है और आर है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसे पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका केवल एक ही आंसर हो सकता है और वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर दीजिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कार्य कब संपन्न किया गया है। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा है भारत का संविधान लागू किया। तीसरा, जम्मू और कश्मीर की सप्रभु संविधान सभा के द्वारा भारत में विलय की पुष्टि की गई। और चौथा है, जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। आपको बताना है कि कौन सा कार्य इसमें पहले हुआ और कौन सा बाद में हुआ। सबसे पहले इसमें हुआ था महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दूसरा इसमें हुआ था भारत का संविधान लागू हुआ। तीसरा हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। चौथा, जम्मू कश्मीर की संप्रभु संविधान के द्वारा भारत में विलय की पुष्टि की गई। इस प्रकार ये सारे कार्य हुए थे। कौन सा इसमें सही आ रहा है? फर्स्ट, सेकेंड, ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? इसका प्रश्न मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा, तो मुझे कमेंट में फटाफट बताइए कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है। 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 1905 में, अगला प्रश्न है ये, 1905 में नागरिक प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1905 नागरिक प्रशासन। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनः व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत गठित किया गया। आपको पता होगा कि 1905 में ही बंगाल विभाजन किया गया था और उसके अंतर्गत ये दो चीज़ें करी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा उत्तर इसमें सही है? केवल एक और दो दोनों, केवल दो, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं कि लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनः व्यवस्थित करने का निर्णय भी लिया था और पूर्वी बंगाल और असम नामक दो नए राज्यों का गठन भी किया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कुटों में से सही उत्तर चुनें। पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि हमें पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। सबसे पहले यही हुआ था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। उसके बाद में हुआ है गांधी इरविन समझौता 1931 में। उसके बाद पूना समझौता 1932 में और क्रिप्स मिशन 1942 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? फोर्थ इसमें दो में सही है। सेकंड पे है गांधी इरविन समझौता, फोर्थ का सेकंड वो भी दो में दिया हुआ है। देन पूना समझौता एक, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS, जो कि एक सामाजिक आंदोलन है, भारत में निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, मनरेगा या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS संबंधित है सूचना अधिकार अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस यात्री के द्वारा पांड्य राजवंश में 365 गांव का एक समूह था और प्रत्येक गांव को प्रतिदिन राजकोष के लिए एक निश्चित कर देना पड़ता था? तो ये किसने लिखा है? फायान ने, इब्न बतूता ने, हिकेटियस ने, या इनमें से किसी ने भी नहीं? इस प्रश्न का सही उत्तर है इब्न बतूता। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कौन सा ट्रैवलर या यात्री किस राजा के समय पर भारत में आया था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। आपको इसमें से मुझे गलत विकल्प बताना है। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। बी ऑप्शन है 2016 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया। ये बी ऑप्शन जो है वो कुछ गलत लिखा हुआ है, इसमें कुछ मिसिंग है। यस, 2016 में नवरोज को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, या इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका बी वाला ऑप्शन वो इनकम्प्लीट है वैसे,
बाकी इतना बता देती हूँ कि इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। 2017 में कुंभ मेले को ही यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था, और 2016 में नवरोज को यूनेस्को की इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया था। नवरोज एक त्योहार है जो पारसियों की तरह मनाया जाता है। ओके, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है ना, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी यहीं पे छोड़ रही हूँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग निर्वाचन क्षेत्र हो? ब्रिटिश तत्व चले गए हैं, लेकिन वे अपने पीछे शरारतें छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा की बहस में उपयुक्त कथन कहा था? सोमनाथ लाहिड़ी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या NG रंगा ने? तो ये कथन कहा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए हुए कुटों को मिलाइए। राज्य और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। हमारे राज्य है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब। सीटें दी गई हैं 10 सीटें, 7 सीटें, 11 सीटें और 12 सीटें। अब इसमें से अगर कोई आपको एक भी पता है, हिंट लगा सकते हो आप, तो आप उस एक से भी आप बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन ये ट्रिक हमेशा काम नहीं करती है। तो इसमें हम लगाते हैं ए राजस्थान। राजस्थान में सीट्स हैं 10, तो राजस्थान में तो पहला सही है। अब ए में 1 2 में है, इसमें ए और सी 2 ऑप्शंस बचे हैं, और बी और डी ऑप्शंस कर चुके हैं क्योंकि राजस्थान में 10 सीटें हमें पता है। नेक्स्ट आता है गुजरात। गुजरात में है 11 सीटें, यानी कि राजस्थान से केवल 1 सीट ज़्यादा है गुजरात में। बी का थर्ड ओ, तो देखो बी का थर्ड आपको मिल गया है, तो आपके पास पता चल चुका है आपको कि आपका पहला ऑप्शन इसमें सही है। सी का 4th है, तो कर्नाटका में कितनी सीट्स हो गई? 12 सीट। पंजाब में टोटल कितनी सीट्स हो गई? 7। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हुड्रू झरना, सुवर्ण रेखा नदी, चचाई जलप्रपात, बिहड़ नदी, धुआंधार झरना, नर्मदा नदी झरना और बूढ़ा घाघ कांची नदी। इस प्रश्न में हमें सही उत्तर वो होगा जो गलत मैच है, बाकी के सही होंगे। तो इसका सही उत्तर है चचाई जलप्रपात, जो बीहड़ नदी पर नहीं है, बल्कि बीहड़ नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है तामसान नदी, उस पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुएं, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुएं, निर्यातित वस्तुएं, आयातित वस्तुएं। इको मार्क से आपको समझ आ रहा है कि इको जो पर्यावरण से संबंधित हो, तो इसका ऑप्शन क्या होगा सही? सेकंड, पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुएं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। केंद्रीय और क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान जोधपुर राजस्थान में है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र बेंगलुरु कर्नाटका में है। या राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। या इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका गलत है, बी। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भी हैदराबाद के तेलंगाना में ही है, बेंगलुरु कर्नाटका में नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों ने 3 संगठन बनाए थे। इससे संबंधित निम्नलिखित कथन सही है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। लंदन इंडियन कमेटी पुरुषोत्तम मुदलियार, लंदन इंडियन सोसाइटी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी, जो उन्होंने 1866 में बनाया था। लंदन इंडियन सोसाइटी भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही बनाई गई थी 1866 में, और लंदन इंडियन कमेटी बनाई गई थी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स और लंदन के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके बीच में वार्तालाप करने के लिए, और ये पुरुषोत्तम मुल्ला ने नहीं बनाई थी। ये किसने बनाई थी? ये एक्चुअली ये लंदन की गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? एक मिनट, मैं इस पे टिक नहीं लगाया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है? फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, नियासिन या रेटिनॉल? आप सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक विटामिन है रेटिनॉल। ये मैंने आपको कुछ रेटिनॉल्स के नाम दिए हुए हैं। ए का नाम क्या है? B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9। तो आपके लिए अगर ये हेल्पफुल होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए हो तो भी आप मुझसे मांग सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे हमारे, तो मैं आपको वहाँ से प्रोवाइड कर दूँगी, जिससे कि आप ये लर्न कर पाएँ। काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए एग्जाम्स के में। निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नवार झील या सुरीसर मानसर झील? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, सुरीसर मानेसर झील। सुरीसर झील जो है वो जो सुरीसर मानेसर झील उपस्थित है जम्मू कश्मीर में, ना कि उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में टोटल 10 रामसर साइट्स हैं, और ये भी मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, ऐसे ही टोटल 10 दी हुई हैं, और वो किस जिले में उपस्थित है मैंने यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? आपको भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद यानी कि दिए गए हैं और राज्य आपको बताए गए हैं। कारबोची कढ़ाई, उपदा जामदानी साड़ी, कानी शॉल या मशरू बुनाई? आपको बताना है कौन सा सही विकल्प नहीं है। करबोची कढ़ाई राजस्थान में ही फेमस है, ये सही है एकदम। उपदा जामदानी साड़ी आंध्र प्रदेश की होती है, ये भी सही है। कानी शॉल जम्मू कश्मीर की है, ये भी सही है। मशरू बुनाई नागालैंड में नहीं होती है, ये फेमस है गुजरात या महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या होगा? मशरू बुनाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के बारे में असत्य है? संविधान संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। मूल अधिकारों को कभी बदला नहीं जा सकता। कुछ संशोधन विशेष बहुमत व राज्यों की आधी विधानसभाओं की सहमति से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। आपको बताना है कि कौन सा भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के बारे में असत्य है। तो इसमें जो असत्य है 368 के बारे में वो है मूल अधिकारों को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि राइट टू एजुकेशन जो पहले एक फंडामेंटल राइट था वो हटा दिया गया था। तो इसका मतलब है कि मूल अधिकारों को बदला जा सकता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें गलत हो जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में ग्रीन बॉन्ड के निर्गम का नियामक नियुक्त किया गया है? मतलब ग्रीन बॉन्ड इसमें से किसने लागू किए थे? RBI, सेबी, नाबार्ड या सिडबी? इस प्रश्न का सही उत्तर है सेबी। अगले प्रश्न पर आते हैं। वन हेल्थ मिशन भारत सरकार की पहल किससे जुड़ी हुई है? वन हेल्थ मिशन जलवायु परिवर्तन से, जानवर
मानव जानवर पर्यावरण स्वास्थ्य एकीकरण से, या महिला सशक्तिकरण से, या डिजिटल गवर्नेंस से। वन हेल्थ मिशन। अब क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका ऑप्शन सही हो सकता है यहाँ पर सिर्फ बी, मानव जानवर पर्यावरण स्वास्थ्य एकीकरण। अगला प्रश्न है 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में अमृत काल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किस उद्देश्य हेतु घोषित किया गया है? एमएसपी पर खरीदी, कृषि भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला, उर्वरक सब्सिडी, जैविक खेती। अमृत काल कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जब बजट आया था तो बजट में हम इसको एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी कि AIF के नाम से जानते हैं। यहाँ पे अमृत काल लगा हुआ है ताकि आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको इसका सही उत्तर बताना है। एमएसपी पर खरीदी किससे संबंधित था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका कृषि भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला, उर्वरक सब्सिडी या जैविक खेती। तो इसका सही उत्तर है कृषि भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला। ये मैंने इसका उत्तर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसका वीडियो रोक के देख सकते हो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बजट 2025-26 का कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल एग्रीकल्चर पहल का सटीक विवरण है? डिजिटल एग्रीकल्चर के लिए 2025-26 के बजट में कितने करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया गया था, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसको किया गया था 5,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 65,000 करोड़। तो हमारा सही उत्तर है 20,000 करोड़। अगला प्रश्न है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना बजट 2025-26 में किस उद्देश्य से शुरू की गई है? केवल बाजार मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित करने के लिए, कृषि जिला यानी कि एग्री डिस्ट्रिक्ट की बहुआयामी कृषि विकास योजनाओं के लिए, केवल बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, या कृषि ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृषि जिला की बहुआयामी कृषि विकास योजनाओं के लिए। इसमें सरकार 100 कृषि जिलों के बहुआयामी विकास के लिए योजनाएं बनाएगी। अगला प्रश्न है NAIRU नेहरू का संबंध किससे है? कृषि उत्पादकता से, मुद्रास्फीति बेरोजगारी ट्रेड ऑफ से, राजकोषीय संघवाद से, या विनिमय दर पास थ्रू से। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, मुद्रास्फीति बेरोजगारी ट्रेड ऑफ से। तो नेहरू की फुल फॉर्म होगी नॉन एक्सक्लरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगला प्रश्न है जीसेक यील्ड कर्व समतल होने का संकेत सामान्यतः क्या दर्शाता है? ये पूछ रहा है कि अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यील्ड का कर्व जो है वो फ्लैट है या समतल है तो वो क्या दर्शाता है? वृद्धि अपेक्षाएं बढ़ाना, मंदी या धीमी वृद्धि की अपेक्षा करना, या उच्च महंगाई की आशंका होना, या राजकोषीय प्रोत्साहन देता है वो हमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मंदी या धीमी वृद्धि की अपेक्षा। देखिए कोई भी कर्व अगर समतल जा रहा है या वो इन्वर्टेड है यानी कि अंदर की तरफ है तो इसका मतलब है कि वो उसमें जो वृद्धि है उस पर्टिकुलर चीज सेक्टर की या वो जिससे रिलेटेड भी वो कर्व है वो कम है, उसकी गति कम हो गई है। अगला प्रश्न है किस आयोग समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई? पंछी आयोग के द्वारा, राजमन्नार समिति के द्वारा, कोठारी समिति के द्वारा, या सरकारिया आयोग के द्वारा? तो बताइए कि किस समिति के सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है सरकारिया आयोग। ये आपको दिया हुआ है कि सरकारिया आयोग ने जो की सिफारिशों पर तो बनाया गया था, लेकिन इसका अनुच्छेद क्या है 263। स्थापना हुई है जून 1990 में, सिफारिश मिली थी 1983 में। और किस लिए है कि केंद्रीय और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा करने के लिए। अगला प्रश्न है
विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय क्या है? युवा और कौशल, कौशल युवा और रोजगार, युवा और उद्यमिता, महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना। इस प्रश्न का सही उत्तर है महामारी के बाद युवा कौशल की पुनर्कल्पना। अब बताइए कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? वैसे ये मनाया जाता है हर साल 15 जुलाई को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किसी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं की है? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या सुभाष चंद्र बोस। आपको बताना है कि इन चारों में किसने कभी भी कांग्रेस की किसी भी सत्र की अध्यक्षता नहीं की है। तो इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। ये सॉरी, इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा जो मैंने आपको दिया हुआ है, इसको हाईलाइट नहीं किया हुआ मैंने, बट कोई बात नहीं। लाला लाजपत राय इन्होंने 1920 में किया हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस की किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस अधिवेशन में की थी, और इसी समय पे याद रखिए, इसी समय पर बंगाल विभाजन भी हुआ था। ऐसे आप कनेक्टेड करके पढ़ेंगे हिस्ट्री तो आपको ज़्यादा लंबे टाइम तक ये याद रहेगी। सुभाष चंद्र बोस ने इन्होंने 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। अगले प्रश्न पर आते हैं, सतवाहन शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सातवाहन राजा प्राकृत भाषा के प्रवर्तक थे। अगला सेकंड ऑप्शन, सातवाहन काल में कला के सार्वजनिक पहलू को अधिक प्रोत्साहन मिला। तो इसमें आपका उत्तर कौन सा सही होगा? केवल एक और दोनों, केवल 2, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 1 और 2 दोनों, क्योंकि सातवाहन राजाओं ने प्राकृत भाषा के प्रवर्तक भी थे और उनके साथ उनके काल में कला के सार्वजनिक पहलुओं को काफी हद तक प्रोत्साहन भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कार्यालय भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो आपको बताना है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है भारत में? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त आयोग का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की सिफारिशें देना, केंद्रीय वार्षिक बजट तैयार करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामलों पर सलाह देना, केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करना। इसका सही उत्तर है ए, केंद्र और राज्यों के बीच में कर राजस्व के वितरण पर सिफारिशें देना। अगला प्रश्न है, घड़ी चल रही है, द क्लॉक इज टिकिंग, निम्नलिखित में से किस दिवस का विषय है? अंतर्राज्यीय योग दिवस 2021, अंतर्राज्यीय महिला दिवस 2021, विश्व क्षय रोग दिवस 1921, विश्व मलेरिया दिवस 1921। घड़ी चल रही है, ये विषय है विश्व क्षय रोग दिवस 1921 का। ये कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 24 मार्च को। अगला प्रश्न है, हेक्सर ओहलिन सिद्धांत भविष्यवाणी करता है तुलनात्मक लागत तकनीक आधारित, फैक्टर इंडोवमेंट आधारित व्यापार, पूर्ण लाभ सिद्धांत या निर्यात में मूल्य वर्धन सर्वाधिक। इसका उत्तर मैं हटाना भूल गई हूँ, इसका उत्तर है फैक्टर इंडोवमेंट आधारित व्यापार। यहाँ पर मैंने इस प्रश्न की एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि हेक्सर ओहलिन सिद्धांत हमें क्या बताता है कि किसी भी देश का व्यापार पैटर्न
उसकी सापेक्ष संसाधन प्रचुरता पर आधारित होती है। अर्थात देश वही वस्तुएं निर्यात करेगा जिसके उत्पादन में उसके पास प्रचुर संसाधन हैं, और वह वस्तुएं आयात करेगा जिसके लिए उसके पास दुर्लभ संसाधन हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ आपके लिए आपके पास प्रॉपर संसाधन नहीं है उसको अपने आप में प्रोड्यूस करने के लिए, तो फिर आप उसको बाहर से इंपोर्ट कर लीजिए। जैसे कि ऑयल, भारत के पास संसाधन नहीं है कि हम ऑयल प्रोड्यूस कर सकें, इसलिए हम ऑयल बाहर से मंगाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 50 में दिया गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43A सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, क्योंकि यही हमारे पास गलत है। अनुच्छेद 43A में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रबंधन में जो श्रमिक हैं आप उनका जो मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि हम उद्योगों में प्रबंधन में हम वर्कर्स को की जो भागीदारी है उसको भी बढ़ा सकें। तो अनुच्छेद 43A में सहकारी समितियों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उसमें बताया गया हमें पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, लॉसेस किस प्रकार की निपेक्ष है? समुद्री कंकड़ है ये, पवन जन्य महीन सिल्ट है, हिमानी मोरेन है, या नदीय बजरी है? तो लॉसेस बनता है पवन जन्य महीन सिल्ट, यानी कि हवा के कारण बनता है। ये हवा के कारण ये बहुत छोटी पतली बहुत छोटी छोटी महीन सिल्ट होती है, जिसे हम लोग लॉसेस बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एल नीनो के प्रभाव से भारत में सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है? अधिक वर्षा होती है, वर्षा घटती, मानसून कमजोर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शीत लहरें बढ़ती हैं। तो एल नीनो के प्रभाव से भारत में वर्षा या मानसून घटता है या कमजोर होता है। यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ मैंने कि एल नीनो क्या है और उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या आप इसे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैक कॉटन सॉइल का यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल का प्रमुख फसल संबंध किससे है? गेहूं, धान, कपास, रागी। इस प्रश्न को देख के समझ में आ रहा होगा कि इसका सही उत्तर है कपास। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम का मानसून पर प्रभाव। इसमें से आपको गलत बताना है कि कौन सा जेट स्ट्रीम का कौन सा जो मानसून पर प्रभाव पड़ रहा है वो उसमें गलत दिया हुआ है। वेस्टर्ली ट्रफ का स्थान वर्षा को प्रभावित करता है। ईस्टर्ली जेट का गठन ग्रीष्म ऋतु में होता है। सर्दियों में पोस्ट जेट दक्षिण की ओर चलती हैं। डी, जेट स्ट्रीम स्थिर रहती है। तो इसका गलत कथन जो है वो है जेट स्ट्रीम स्थिर रहती है, क्योंकि जेट स्ट्रीम स्थिर नहीं रहती है। यहाँ पे मैंने बताया कि जेट स्ट्रीम क्या है, और ये छोटा सा एक पिक्चर दिया हुआ जिसके थ्रू आप जेट स्ट्रीम को समझ सकते हैं फॉर रेफरेंस। अगला प्रश्न है हमारा 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में। अगला प्रश्न, 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका अर्थ है कि देश को 2050 तक अपने उत्सर्जन को शून्य तक लाना होगा। इसका अर्थ है कि किसी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन के द्वारा जाएगी। तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका जो कथन सही है वो है बी, कि नेट जीरो 2050 के लिए नेट जीरो लक्ष्य का जो लक्ष्य है उसके संदर्भ में। इसका ऑप्शन बी सही है
तो नेट जीरो का अर्थ है कि किसी भी देश के उत्सर्जन की भरपाई वायुमंडल से ग्रीन हाउस गैसों के अवशोषण और निष्कासन के द्वारा की जाएगी। अगला प्रश्न, रामसर साइट की विशेषता नहीं है। अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि सूची में आने से कानूनी संरक्षण स्वतः राष्ट्रीय अधिनियम के अंतर्गत बुद्धिमान उपयोग सिद्धांत या बायोडायवर्सिटी संरक्षण। इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि अगर कोई भी अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी के अंतर्गत हम किसी भी आर्द्रभूमि को रामसर साइट के अंदर लेकर आते हैं, लेकिन जब वो रामसर साइट के अंदर आ रही है तो इससे वह स्वतः उसे कोई भी कानूनी संरक्षण प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए उस देश को अपना जो भी लोकल कानून होता है उसको के लिए लागू करना पड़ता है, उसके बाद ही उसे कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, क्वांटम कंप्यूटिंग में क्यूबिट का गुण नहीं है। ये मैंने प्रश्न इंग्लिश में दिया क्योंकि होता है साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस हिंदी में समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबिट इन क्वांटम कंप्यूटिंग? सुपरपोजिशन, इंटेंगलमेंट या डेकोरेंस, प्रतिरोध असीम, मापन पर अवस्था पतन। इस प्रश्न का सही उत्तर है डेकोहेरेंस, प्रतिरोध असीम। ही यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है कि क्यूबिक क्वांटम कंप्यूटिंग में एक डेटा की इकाई है जो सुपरपोजिशन एक समय पर कई अवस्थाओं में उभरता है और इंटेंगलमेंट कई क्यूबिक का जटिल संबंध जैसी क्वांटम विशेषताएं दिखाती हैं। जब उसे मापा जाता है तो वह एक निश्चित स्थिति 0 या 1 में टूट जाता है, दैट इज मापन पर अवस्था पतन। लेकिन यह सच नहीं है कि क्यूबिक डेकोरेंस पर्यावरणीय हस्तक्षेप के प्रति निरंतर और अंतहीन प्रतिरोधी होता है। वास्तव में यह बहुत नाजुक होता है और आसानी से टूट जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, जेनोमिक इम्प्रिंटिंग का अर्थ? मातृ-पितृ अलील समान अभिव्यक्ति, एक अभिभावक की अलील का साइलेंसिंग, यादृच्छिक उत्परिवर्तन या डीएनए में मरम्मत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डीएनए मरम्मत। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई में शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? पहचान स्तर यानी कि आईडी, भुगतान स्तर यानी कि पेमेंट्स, डेटा एक्सचेंज, कंसेंट लेयर या फिर निजी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनिवार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मशीन लर्निंग में ओवरफिटिंग से निपटने का उपाय नहीं है। क्रॉस वैलिडेशन, रेगुलाइजेशन, अधिक फीचर जोड़ना या बिना डेटा, प्रारंभिक स्टॉपिंग। तो इसका सही उत्तर है अधिक फीचर जोड़ना बिना डेटा। ओके, मार्कर लेके आती हूँ। सी वाला उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, नीति निर्माण में नज का उदाहरण है। नीति निर्माण में नज का उदाहरण है भारी दंड, डिफॉल्ट विकल्पों के डिजाइन से व्यवहार बदलना, कानूनी बाध्यता या कर दर बढ़ाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है डिफॉल्ट विकल्पों की डिजाइन से व्यवहार बदलना। अगला प्रश्न है, आरटीपीसीआर में आरटी का अर्थ है रियल टाइम, रैंडम टारगेटिंग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या रेसिस्टिव थर्मल। तो इसका सही उत्तर है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगले प्रश्न पे आते हैं और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न भी है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बैकोम सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। नीचे दिए गए कुटों का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है आपको। बैकोम सत्याग्रह, केवल एक उत्तर सही है इसका, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना ही 1 ना ही 2।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है केवल एक, क्योंकि बैकोम सत्याग्रह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध ही शुरू किया गया था, क्योंकि ये केरल में शुरू किया गया था। त्रावणकोर राज्य था उस टाइम पे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो नीची जाति के लोग हुआ करते थे उनको मंदिर में जाने की आज्ञा नहीं थी। इवन वो मंदिर के आसपास की जो गलियाँ होती थी उसमें भी जाना उनको अलाउड नहीं होता था। तो उसी के विरोध में ये बैकोम सत्याग्रह शुरू किया गया था। हालांकि महात्मा गांधी ने इसको अपना समर्थन जरूर दिया था, लेकिन उस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, इसलिए इसका केवल उत्तर एक सही है। ये हमारा पिछली क्लास का क्वेश्चन है। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, लास्ट में क्वेश्चन छोड़ देती हूँ, उसका आंसर आपको देना होता है। हालांकि आज मैंने इसका उत्तर दे ही दिया है आपको, तो कल आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा, लेकिन आज फिलहाल आज आपके पास एक उत्तर है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 में भारत, चीन और रूस ने किस संदेश को साझा किया? संयुक्त व्यापार ब्लॉक की स्थापना, संरचनात्मक संगठन, पश्चिमी दबाव के खिलाफ सहयोग का प्रदर्शन, अमेरिकी सहयोग से दूरी। आई होप आप सबने इसका उत्तर दिया होगा, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हो तो इतना करंट तो आपने पढ़ा ही होगा। इसका सही उत्तर है पश्चिमी दबाव के खिलाफ सहयोग का प्रदर्शन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए आगे क्लासेस के लिए भी। सो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। बाय बाय फ्रेंड्स।